नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में। दोस्तों, ज्योतिष एक ऐसा दर्पण है जो आपके जीवन की पल पल की जानकारी आपको दे सकता है। और यदि आपको ये पता हो कि आपके लिए कौन से गुरु लकी हैं, कौन से देवता की आपको पूजा करनी है, जिस रास्ते पर आप आगे बढ़ रहे हैं उस रास्ते पर किन किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, तो रास्ता बशर्ते बहुत आसान हो जाता है और आप अपनी मंजिल को आसानी से पा सकते हैं। यही कोशिश हमारी रहती है हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कि हम आपका संपूर्ण मार्गदर्शन कर सकें और आप जो कुछ भी अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं वो सब आपको मिल सके। आइए इसी कामना के साथ एक बार फिर से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आचार्य JP सिंह जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार आचार्य जी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और लगातार राशियों को लेकर हम बात कर रहे हैं। 12 राशियों में से काफ़ी राशियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज कर्क राशि की बात करेंगे। क्या ख़ास विशेषताएं हैं और साथ ही साथ आगे ये भी जानेंगे कि किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गंगणपताय नमः। दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है काल पुरुष की। जब ये चौथी राशि की बात आती है तो एक चीज़ समझ में आती है कि काल पुरुष के इस चक्र में हर राशि की क्या महत्ता है। जैसे हम कल बात कर रहे थे मिथुन राशि की, इससे पहले वृषभ राशि, मेष राशि। अब हर राशि आगे बढ़ते जाएंगे, पर एक चीज़ समझ में आ जाती है कि हर राशि अपना किस तरह से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हमारे जीवन में उसका अभिप्राय क्या होता है। अब कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और ये कालपुरुष की चौथी राशि मानी जाती है। अब इसकी स्थिति को देखें और इनकी मनोदशा देखें कर्क राशि वालों की, तो बहुत सुंदर इसका परिचय आपको मिलेगा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, तो चंद्रमा मन के कारक हैं, तो इसलिए थोड़े से चंचल होते हैं कर्क राशि वाले। सौंदर्यपूर्ण अगर इनका देखा जाए तो सौंदर्य के लिए या कहें ब्रांडेड आइटम्स के लिए बहुत लालायित रहते हैं। साथ में ही कर्क राशि के स्वभाव में एक चीज़ और देखा जाता है, थोड़े से तुनक मिजाज होते हैं कि अगर आप चल रहे हैं तो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, अगर आपने छेड़ा तो निश्चित तौर पर आपको ये रिप्लाई ज़रूर देंगे, अपोजिट रिएक्शन इनका ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसके साथ में एक और चीज़ निकल कर आती है कि कर्क राशि वाले स्वभाव में इतने मूडी, इतने तुनक मिजाज हैं, तो ये अपने साथ या किस तरह से संगी साथी बनाते हैं। ये बड़े जॉली नेचर के या खुश मिजाज व्यक्ति होते हैं। साथ में अगर देखें, ये जीवन में एक चीज़ को अपना के चलते हैं और निरंतर चलना, चलते रहना, टिक के बैठना या एक स्थान पर बैठना इनका स्वभाव नहीं है। क्योंकि कर्क राशि के चिन्ह को ही देख लें, केकड़ा है इसका चिन्ह। अब केकड़े को देखें तो निरंतर चलता रहता है, डगमगाता रहता है, पर अगर आपने उसको चलते चलते रोका या छेड़ा तो वो डंक मारेगा आपको। उसी तरह से ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है कि यहाँ वो आपके विरोध में या आपके विपक्ष में खड़े हो जाएंगे अगर आपने उनको छेड़ दिया। तो इसलिए यहाँ पर कर्क राशि का एक स्वभाव और भी देखा गया कि ये अपने मूड के साथ में अपने जीवन साथी के साथ में एक बहुत चीज़ रखते हैं, पॉजिटिवनेस। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, या कह लीजिए अपनापन इतना अधिक जोड़ लेते हैं, भावुकता इतनी अधिक जोड़ लेते हैं कि वो छोटी छोटी बातों को वहाँ फील करने लगते हैं। यह जो रियलाइजेशन है या फीलिंग है, इसको नहीं समझ पाते, तभी तनाव बढ़ता है और जीवन में ये तनाव इस कदर बढ़ जाता है कि डिवोर्स की परिस्थितियाँ तक उत्पन्न हो जाती हैं। पर अगर हम राशि के स्वामी और राशि के नेचर को समझ लें तो निश्चित तौर पर ये समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाती हैं। अगर मुझे पता है कि कर्क राशि वाले व्यक्ति का स्वभाव है चंचलता, तो निश्चित तौर पर मैं ये जान लूँगा कि हाँ, ये व्यक्ति इस तरह का है। उदाहरण स्वरूप अगर मैं इस तरह से इसको देखूं कि मुझे पता है कि मुझे सामने वाले व्यक्ति से पार्टनरशिप करनी है, बिजनेस की पार्टनरशिप हो या जीवन की, बात तो यही है, तो मैं उसकी राशि स्वामी और उसकी मित्रता को देखूंगा। जब हम ग्रह मैत्री करते हैं तब भी हम ये देखते हैं कि हाँ, राशि स्वामी से मित्रता है या नहीं, हम ये सारी जगह पे ये इंगित कर लेते हैं। अब इस स्थिति में अगर हम कर्क राशि के स्वामी की बात करते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं, तो चंद्रमा किससे विरोध करता है? चंद्रमा शनि से बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, क्योंकि चंद्रमा दूध है और शनि क्या है? केमिकल, या कहें नींबू। अब दूध का नींबू से कोई मिलान नहीं है। चंद्रमा मंगल से तो प्रेम करते हैं, पर मंगल चंद्रमा से नहीं करते। जब मंगल चंद्रमा की राशि में आते हैं तो नीचस्थ हो जाते हैं, और जब मंगल के साथ चंद्रमा युति करने जाते हैं तो महालक्ष्मी योग बना देते हैं। तो इन्हीं स्थितियों में ये सारी बातें हमें समझनी होंगी कि ये परिस्थितियाँ हमारे लिए कितनी हानिकारक भी होती हैं और कितनी लाभप्रद भी होती हैं। तो ये जब हम सारी चीज़ें समझ लेते हैं, राशि के स्वामी को समझते हैं, राशि की नेचर को समझ लेते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के साथ मित्रता करना, बिजनेस करना, पार्टनरशिप करना बहुत आसान हो जाता है और पत्रिका मिलान करना बहुत अधिक
इम्पॉर्टेंट भी होता है और ये कह लीजिए बहुत अधिक महत्ता भी रखता है। अब इस तरह से एक चीज़ समझ लें कि जब भी जीवन के क्षेत्र में आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ये बात ज़रूर याद आएगी कि आपकी राशि कर्क है पर मेरी राशि तो कुंभ है। अच्छा, यहाँ पर मिलान नहीं हो पाएगा। कारण क्या है? कुंभ से कर्क को देखेंगे तो आपको स्वतः ही समझ जाएगा कि षष्टम राशि यहाँ पर विरोध करेगी ही करेगी, निश्चित तौर पर तनाव देगी ही देगी। इस तरह से जब ये परिस्थितियाँ बनेंगी तो निश्चित तौर पर जीवन में ये कलह, ये चिंताएं, ये सब कुछ नज़र आएगा। कुंभ से अष्टम जब पड़ता है कर्क तो निश्चित तौर पर वहाँ तनाव दे देता है, लड़ाइयाँ दे देता है, झगड़े दे देता है। तो इस तरह से अगर कोई भी उदाहरण देख के देखें, अब कर्क के सप्तम भाव की स्थिति देखें तो भी ये तनाव देखने को मिलेगा। अगर उन स्वामियों की मित्रता हो जाती है, ये समभाव हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी जल्दी से किसी से शत्रुता नहीं करते, पर चंद्रता क्षीण हो जाते हैं। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठते हैं तो निचस्त हो जाते हैं। इसी तरह से कर्क राशि और वृश्चिक राशि का मिलान करना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। वहाँ उनके स्वभाव को बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तरफ बिच्छू, एक तरफ केकड़ा, दोनों का स्वभाव बदला लेने की नीति या कह लीजिए एक तरह से तेज यहाँ पर नज़र आता है और ये तनाव खड़ा कर देता है। तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ जब ज्योतिष की हम समझते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लाभप्रद हो जाती हैं। कल ही की बात है, चंडीगढ़ से मेरे साथ एक एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने अपॉइंटमेंट ली और ये नहीं बताया कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। और जब वो बात करने लगे और मुझसे प्रश्न पूछने लगे, क्योंकि भाषा अभिव्यक्ति कर देती है व्यक्ति की, पता लग जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो इनका सप्तम ऐसा है, इनका अष्टम ऐसा है। जब उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने उनसे एक छूटते ही प्रश्न पूछा, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं या यहाँ पर तर्क करना चाहते हैं? कहते नहीं आचार्य जी, मैं तो सिर्फ जो मैं कर रहा हूँ, मैं इस वक्त पराशर कर रहा हूँ, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा लगा कि मैं आपसे ये पूछ लूँ। मैंने कहा नहीं, वो बात अच्छी है, पर जब हम ज्ञान लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अपने आप को शून्य करना होगा। ये बिल्कुल किसी ने ठीक कहा है कि थोड़े पढ़े लिखे को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, अनपढ़ को पढ़ाना बहुत आसान है। अगर आप मेरे सम्मुख कोई व्यक्ति चर्चा कर रहा है और अगर मुझसे वो करने लगेगा तर्क वितर्क, तो निश्चित तौर पर मैं एक कदम पीछे हो जाऊंगा। मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूं कि आप मेरे पास ये रिपोर्ट्स मत लेके आया करिए कि साहब हम इनके पास गए थे, हम दीक्षित जी के पास गए थे, हम इनके पास गए थे। और जब वो सारी बातें मेरे सामने करते हैं, मैं कहें आप उनके पास गए थे, बहुत अच्छा किया आपने, पर कृपया मुझे ना बताएं, आप ये सिर्फ बताएं कि आपने ये उपाय किया, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप बताते हैं तो हमें ये लगता है कि आप उनका अपमान कर रहे हैं। सभी पूजनीक हैं, सभी का हमें मान करना चाहिए। कोई भी ज्योतिष का कार्य कर रहा है तो वो अनपढ़ नहीं है, पर बात यह है कि आपकी श्रद्धा और विश्वास उस व्यक्ति पर कितनी है। अगर आपकी नहीं है तो आप कृपया मुझे ना बताएं, ताकि मुझे ये ना लगे कि हाँ, ये सामने वाला व्यक्ति कल मेरे साथ भी ऐसा ही करने वाला है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी बारीकियाँ नेचर की, हमें बहुत महत्वपूर्ण समझनी चाहिए। अब कर्क राशि की हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कर्क राशि का स्वभाव क्या है और कर्क राशि की किस किस राशि से मित्रता होती है। अन्यथा हम फिर दुविधाओं में फंसते हैं, समस्याओं में फंसते हैं और मन बड़ा कुंठित होता है और बाद में कहते हैं पता नहीं इस व्यक्ति से हमारी बनती नहीं है, और कहीं हमने गलती से ये पूछ लिया होता कि हाँ, इनकी राशि क्या है। उदाहरण स्वरूप, अगर आपका हम ये देखते हैं कि आपकी कर्क राशि है और सामने वाले व्यक्ति का नाम से ही हम लगाना चाहते हैं कि ना अक्षर से नाम है, तो ठीक है, वृश्चिक राशि में चले गए, हाँ ठीक है, तो वृश्चिक राशि के साथ मित्रता कैसे नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर मंगल स्वामी हो गए। तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ ज्योतिष की आपको बहुत हद तक सहायता करती हैं और डे टू डे लाइफ में आप इसको देखते भी हैं, पर हम कहाँ इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। कौन इतना ध्यान देगा, इतनी बारीकियों में नहीं जाया करते हैं। जबकि आपको बार बार वो रोक कर समझाता है, बार बार परमात्मा ये इंगित करता है कि देखो यहाँ पर इस तरह से इसकी सहायता ले लो तो तुम्हारे थोड़े कष्ट दूर हो जाएंगे, पर हम नहीं मानते और फिर कष्ट में आते हैं। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान दें तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल रही है और इसे हम आगे बरकरार ज़रूर रखेंगे। लेकिन यहाँ अपने दर्शकों से हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से तो आप लगातार जानकारी ले ही रहे हैं। यदि किसी कारणवश आप ये कार्यक्रम नहीं देख पा रहे हैं या फिर मिस कर दे रहे हैं तो आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आचार्य JP सिंह जी आपको टाइप करना है, या फिर मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से अधिक जानकारी चाहते हैं, उपायों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट को भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.acharyjpsingh.com। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, और प्रदीप जी हमारे साथ लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या जानना चाहते हैं। प्रदीप जी। हाँ जी गुरु जी, चरण वंदना। नमस्कार जी। हाँ जी गुरु जी, मैं ना अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे को ना अभी 3-4 दिन पहले जी ने डराया, कहते भी तुम्हारी मृत्यु के जैसे कष्ट तुम्हारे ऊपर बने हुए हैं, जबकि मेरा शारीरिक ढांचा ठीक है गुरु जी। जी अपनी डेट ऑफ बर्थ आप बता दें। हाँ, 5 मार्च 1969। 1969 जी समय बताएं।
3 बजे के करीब है जी सवेरे। 3 बजे सुबह का समय है? हाँ जी हाँ जी। और जन्म स्थान? ये अम्बाले के पास पड़ता है जी। अम्बाला जी। आचार्य जी, प्रदीप जी की कुंडली यहाँ पर क्या कहती है और क्या कहना है आचार्य जी आपका इस तरह की बातों को लेकर कि व्यक्ति को डरा दिया जाता है? नहीं, किसी को भी कभी किसी की मृत्यु के बारे में नहीं बताया जाता। खास तौर पे अगर हमें पता भी हो कि हाँ इनका मृत्यु तुल्य कष्ट आ रहा है या ऐसी स्थिति बन रही है, तब भी हम ये कहते हैं कि आप ये उपाय करिए, ये मृत्यु तुल्य कष्ट है आपके लिए। हम सिर्फ मृत्यु तुल्य कष्ट की बात करते हैं, ना कि हम कहते हैं कि तुम मरने वाले हो। मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब है कि हाँ आप बेड पे पड़ जाएंगे, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, ऐसी स्थितियाँ पैदा होंगी और कष्ट ऐसा लगेगा कि हाय मैं मर गया। पर ये कष्ट टल सकता है, इसके लिए आप ये उपाय करें। पर प्रभु इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती है। मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि मृत्यु हो गई है, शैया पे पड़े हैं और वहाँ से उठ के आ गए हैं, तब क्या प्रेडिक्शन काम करेगी? ज्योतिष सिर्फ वहाँ पर किसी भी ज्योतिषाचार्य की सीमाएं यहाँ तक हैं कि वह ग्रहों की स्थिति देखकर ये गणना करके आपको बताए कि हाँ आपको ये अमुक उपाय करना चाहिए, ये आपके लिए मार्गदर्शन है। अन्यथा इससे अधिक परमात्मा की उस सीमा में, जन्म और मरण में कभी नहीं जाना चाहिए। कारण क्या है कि यहाँ वह अपने खेल उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित करता है। जैसे किसी व्यक्ति को उम्र कैद हो गई है, अब उम्र कैद होने के बाद जेल में भी देखा जाता है कि हाँ इसका चाल चलन कैसा है, और उसके बाद कई बार देखा गया कि हाँ 8 साल बाद ही उसकी उम्र कैद माफ़ हो गई या 10 साल बाद ही उम्र कैद माफ़ हो गई। तो ऐसा तब भी देखा गया जब फांसी की सज़ा हो गई और उसके बाद उसने राष्ट्रपति के पास अपील करी और फांसी की सज़ा माफ़ हो गई। तो ऐसा कभी भी हो सकता है। जब यहाँ हमारे भौतिक जगत में हो सकता है तो उस देव जगत में क्या नहीं हो सकता? आपके कर्मों के आधार पर है। आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपके ग्रह अगर नीचस्थ भी हैं तो वो भी शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। और ज्योतिष का माध्यम सिर्फ है कि आपके कर्मों को बदलना। कि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो कृपया छोड़ दीजिए। आप किसी का उधार लेकर खा गए हैं तो आप उसे छोड़ दीजिए। आपने किसी के पैसे देने हैं या अगर उधारी चुकानी है तो समय पर चुकाइए। आपने किसी का दिल नहीं दुखाना। ये सारी बातें जो हैं क्या हैं? ये उस परमात्मा के सदमार्ग पे चलने का रास्ता है और यही रास्ता ज्योतिष सिखाता है। ज्योतिष इससे भी तक कुछ नहीं सिखाता कि सिर्फ आप मंगल की पूजा करिए, बाकी सब भूल जाइए। मंगल सब कुछ सही करेगा, किसी को ठगिए, किसी को मारिए, आप कुछ करिए। शनि की उपासना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप रोज़ रात को मुर्गा खाइए, शराब पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शनि की उपासना सुबह कर तो ली है, वो सब निष्फल है। जिस तरह फूटे घड़े में पानी भरते रहिए, कोई लाभ नहीं है, वो खाली हो जाएगा। वैसे ही अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप कुछ भी करिए, 10 लाख का पुखराज पहनिए या 1 करोड़ का हीरा, कोई लाभ नहीं देगा अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। तो इसी तरह से जन्म मरण की स्थिति भी इसी पर निर्धारित है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी होने वाली वो परिस्थितियाँ जिसमें आपकी मृत्यु तक हो सकती है वो भी टल सकती हैं अगर आपके कर्म अच्छे हैं। कहते हैं ना, अच्छे कर्मों का फल मिल गया, देखिए मृत्यु के मुँह से वापस आ गया।